हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कल हम सॉल्व कर रहे थे इलस्ट्रेशन नंबर 3, राइट। तो उसके हमने पहले 3 ट्रांजैक्शन देखे थे, 1 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख। 1 और 3 तारीख रिसिप्ट्स में लिख लिया, 5 तारीख हमने पेमेंट्स में लिख लिया, ये और नो। फिर मैंने कहा था 7 तारीख से आगे जितनी भी ट्रांजैक्शन है ट्राई टू सॉल्व इट एज होमवर्क। तो आपने किया होगा, तो चेक करो कि आपका आंसर और मेरा आंसर मैच हो रहा है या नहीं, राइट। तो 7 तारीख की ट्रांजैक्शन फिर मैंने कल जाते वक्त कहा था कि इट इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रा एंट्री की ट्रांजैक्शन। इसके लिए आपको कॉन्ट्रा एंट्री देनी पड़ेगी। अगर आपने कॉन्ट्रा एंट्री दी है 7 तारीख की ट्रांजैक्शन के लिए, तो चेक करो आपका आंसर सेम है या नहीं। क्या कह रहे हैं, मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूं। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹40,000। मैंने 40,000 कैश जेब से उठाई एंड बैंक में डिपॉजिट की। सो आई एम डिपॉजिटिंग कैश इनटू अ बैंक। सो यहां पर कैश एंड बैंक एक ही ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, तो इसके लिए हमें कॉन्ट्रा एंट्री देनी पड़ेगी। कॉन्ट्रा एंट्री कब होती है? व्हेन देयर इज अ ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन कैश एंड बैंक। इधर आप कैश बैंक में जमा कर रहे हो या आप बैंक से कैश निकाल के बिजनेस में लेके आ रहे हो। इन बोथ द केस यू हैव टू पास अ कॉन्ट्रा एंट्री। अभी क्या हो रहा है, अभी हम जेब से कैश उठा रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं। तो मैंने आपको लास्ट टाइम ही कहा था कि अगर कॉन्ट्रा एंट्री देनी है तो फॉलो कैश फर्स्ट। कैश के साथ क्या हो रहा है उसे फॉलो करो, उसे रिकॉर्ड करो। बैंक की एंट्री ऑटोमेटिकली उसका उल्टा आप कर सकते हो। तो यहां पर क्या हो रहा है, हम कैश जेब से उठा रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं। तो कैश आ रही है, जा रही है? आंसर इज कैश बैंक में जा रही है, तो आई एम गिविंग कैश। सो कैश इज गोइंग आउट, मतलब कैश का पेमेंट हो रहा है। तो कैश जाने का रिकॉर्ड मैं पेमेंट साइड में करूंगा कैश बुक के, ये और नो। तो मैं पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करूंगा, ये क्लियर है। अब ये पैसा कहां जा रहा है? बैंक में जा रहा है, तो मैं बैंक के नाम पर लिखूंगा। कहां से जा रहा है? कैश से जा रहा है, तो मैं कैश कॉलम में लिखूंगा। तो ये मेरे 3 चीजें क्लियर है कि आई हैव टू रिकॉर्ड इट ऑन द पेमेंट साइड। ऑपोजिट किससे दे रहा हूं मैं पैसा या कहां जा रहा है पैसा? बैंक में, तो पर्टिकुलर्स में बैंक का नाम लिखूंगा। एंड कौन से कॉलम में अमाउंट लिखूंगा? कैश कॉलम में, क्योंकि कैश जा रही है। इज इट क्लियर? तो मैं क्या कर रहा हूं, 7 तारीख के ट्रांजैक्शन उठा रहा हूं, पेमेंट साइड में लिख रहा हूं 7 तारीख। कहां पर पैसे मैंने जमा किए? बैंक में, तो I'm राइटिंग बाय बैंक अकाउंट। पैसे कहां से कटे या कहां से कम हुए? कैश से, तो कैश कॉलम में मैं लिख रहा हूं 40,000, यस और नो। तो मैंने बैंक में 40,000 रुपए कैश जमा की। कॉलम कैश का है, कैश कॉलम में मैंने 40,000 क्यों लिखे? क्योंकि कैश जा रही है। कहां जा रही है? बैंक में, इसलिए मैंने लिखा बाय बैंक अकाउंट। नीचे मैं नरेशन लिखूंगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो ये मेरा पहला इफेक्ट हुआ या पहला एंट्री हुआ फॉर कॉन्ट्रा, राइट। अब कैश गई, कैश गई, इफेक्ट हो गया। अब कैश कहां गई? कैश बैंक में गई, तो बैंक में कैश आने की मुझे दूसरा एंट्री देना पड़ेगा। तो मैं रिसिप्ट्स में आ रहा हूं। मैंने आपको उसका कॉमन बताया है कि रिसिप्ट्स में आओ। पहले तो मैं क्या लिखूंगा? तारीख लिखूंगा 7 तारीख। फिर मैंने आपको कॉमन सेंस बताया था कि जो यहां पर है उसको उल्टा करो। यहां पर मैंने बोला है बाय बैंक अकाउंट, तो उसका उल्टा मैं यहां पर लिखूंगा टू कैश अकाउंट, यस और नो। वहां पर कॉलम यानी कि पेमेंट में मैंने कॉलम, कौन से कॉलम में अमाउंट लिखी है? कैश, क्योंकि कैश जा रही है। अब ये कैश कहां आ रही है? बैंक में, तो रिसिप्ट साइड में मैं बैंक कॉलम में 40,000 लिखूंगा। तो यहां पर मैंने बाय बैंक लिखा, यहां पर मैंने टू कैश लिखा। कैश कॉलम में 40,000 थे, ऑपोजिट मैंने बैंक कॉलम में 40,000 लिख लिया। इज इट क्लियर? तो ये मेरा कॉन्ट्रा एंट्री का दूसरा इफेक्ट बन गया। पहले कैश जाने की एंट्री की, राइट। फिर कैश कहां गई? बैंक में, तो बैंक में कैश आने की एंट्री की। इट बिकेम कॉन्ट्रा एंट्री, यस और नो। तो मैंने नरेशन पेमेंट में लिखा, वैसे मैं रिसिप्ट्स में भी नरेशन लिखूंगा बीइंग कैश डिपॉजिट इन बैंक। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, मैं दोनों तरफ एलएफ कॉलम में कॉन्ट्रा के लिए सी लिखूंगा। इज इट क्लियर? तो ये हमने इससे पहले हर एक सम में की हुई एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री, कि कैश जा रही है, कहां जा रही है? बैंक में, तो कैश जाने की एक एंट्री एंड बैंक में कैश आने की एक एंट्री। कैश बैंक में गई, एक एंट्री, एंड बैंक में कैश आई, एक एंट्री। तो कैश जाने की एंट्री एंड बैंक में कैश आने की एंट्री। ऐसे हमें दोनों इफेक्ट देने हैं इस ट्रांजैक्शन के लिए, इसलिए इसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री मींस व्हिच रिकॉर्ड्स बोथ द एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। कैश जा रही है उसे भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, बैंक में कैश जमा हो रही है उसे भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमारी 7 तारीख की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई। चलते हैं 7 तारीख के बाद 9 तारीख की ट्रांजैक्शन। रिसीव्ड बेरर चेक फ्रॉम सुमित 9,500। सुमित से मुझे बेरर चेक मिला। तो सिंपल दिमाग में डाल दो, मैंने लास्ट टाइम ही कहा था बेरर चेक इज इक्वल टू कैश। बेरर चेक इज इक्वल टू कैश। तो मुझे सुमित से बेरर चेक मिला, तो मैं अभी इसे पढ़ूंगा रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुमित। गेटिंग इट? बेरर चेक को मैं भूल गया, मैं उसकी जगह कैश पढ़ रहा हूं। सो रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुमित, मुझे सुमित से कैश मिली, ठीक है। तो कैश आने की एंट्री कहां होगी? रिसिप्ट्स में। कौन दे रहा है? सुमित। क्या दे रहा है? कैश।
तीनों क्लियर है कि पैसे आए रिसिप्ट में एंट्री करूंगा, किसने दिए तो सुमित के नाम पर लिखूंगा, एंड क्या दिया कैश के कॉलम में लिखूंगा, यस और नो। तो ये तीन चीजें क्लियर है। तो मैं फटाफट 9 तारीख की ट्रांजैक्शन को उठाता हूँ, रिसिप्ट में लिख रहा हूँ 9 तारीख टू सुमित अकाउंट, कैश कॉलम में 9500, नरेशन में लिखो बीइंग बेरर चेक रिसिप्ट, नरेशन में लिखो बेरर चेक रिसिप्ट, बट समझते वक्त बेरर चेक को कैश समझना है। इज इट क्लियर? तो ये भी सिंपल था, हमने किया हुआ ट्रांजैक्शन है पहले वाले क्वेश्चंस में, राइट। रिसीव्ड बेरर चेक, तो मैं बेरर चेक को इग्नोर कर रहा हूँ, इसे बोल रहा हूँ रिसीव्ड कैश, बेरर चेक इज इक्वल टू कैश। लास्ट लेक्चर में भी बताया था, फिर से मैं बता रहा हूँ, बेरर चेक इज इक्वल टू कैश, मतलब कैश मिलने की एंट्री मुझे करनी है। बेरर चेक मतलब कैश मिलने की एंट्री करनी है, तो कैश मिली इसलिए मैंने कैश कॉलम में लिखा, रिसिप्ट साइड में 9500, राइट। अब 9 तारीख के बाद चलते हैं 13 तारीख की ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹12,000 एट 4% ट्रेड डिस्काउंट। तो वो कह रहे हैं आपने गुड्स बेचे, यू सोल्ड गुड्स, गुड्स बेच के आपको क्या मिला, कैश मिला, राइट। तो इट इज वेरी क्लियर कि पैसा आ रहा है, सो माई साइड इज क्लियर कि मैं रिसिप्ट्स में रिकॉर्ड करूंगा, यस और नो। क्या कह रहे हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश लेके गुड्स बेचा तो कैश आ रही है, मतलब आई एम रिसीविंग कैश, सो मैं इसे रिसिप्ट्स में लिखूंगा, यस और नो। गुड्स बेचा एंड उसके बदले में कैश आई तो इट इज माई रिसिप्ट्स, राइट। तो मेरी साइड क्लियर है। किसके नाम पर मैं एंट्री लिखूंगा, ऑपोजिट क्या, बेच के पैसा आ रहा है, गुड्स को बेच के कैश आ रही है, सो आई राइट सेल्स अकाउंट, कि सेल करके पैसा आया तो सेल्स अकाउंट। एंड क्या मिला, तो वो कह रहे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो अमाउंट कौन से कॉलम में लिखूंगा, कैश कॉलम में। गुड्स बेचे कैश आई तो रिसिप्ट्स में एंट्री कर रहा हूँ, नाम लिख रहा हूँ सेल्स एंड अमाउंट लिख रहा हूँ कैश कॉलम में। इज इट क्लियर? तो फटाफट मैं 13 तारीख की ट्रांजैक्शन उठा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ रिसिप्ट्स में, लिख रहा हूँ टू सेल्स अकाउंट, बट अमाउंट मैंने कैश में नहीं लिखी क्योंकि वो ट्रांजैक्शन में कह रहे हैं कि 12,000 पर आपको 4% का डिस्काउंट मिला, तो अमाउंट लिखते वक्त आई हैव टू सबट्रैक्ट द डिस्काउंट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रफ वर्किंग कर रहा हूँ कि गुड्स सोल्ड 12,000 माइनस 4% ट्रेड डिस्काउंट, तो 12,000 का 4% बना 480, तो 12,000 माइनस 480, नीचे गुड्स बचे, नेट प्राइस दैट इज 11,520। तो 12,000 के गुड्स है, 480 is the trade discount, net price I have to pay is 11,520, तो वो 11,520 में कैश कॉलम में लिखूंगा क्योंकि मुझे 11,520 रुपीज मिलेंगे। गुड्स 12,000 के थे लेकिन सामने वाला पे करते वक्त मुझे डिस्काउंट काट के पे करेगा, तो कैश कॉलम में 12,000 नहीं लिखा, डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करके लिखा, यस और नो। तो 11,520 एंड इमीडिएटली नीचे नरेशन बीइंग कैश सेल्स, कैश लेके सामान बेचा, बीइंग कैश सेल्स। क्लियर है यहां तक? तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन या अगली तारीख की ट्रांजैक्शन, दैट इज 15 तारीख। 15 तारीख को वो क्या कह रहे हैं, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 4,000। सो वो कह रहे हैं पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया तो एंट्री कौन सी तरफ होनी चाहिए, वेरी लॉजिकल, पेमेंट की तरफ। यू आर पेइंग फॉर लाइफ इंश्योरेंस मतलब पैसा जा रहा है। सो माई साइड इज क्लियर कि आई हैव टू रिकॉर्ड इट ऑन द पेमेंट साइड। तो साइड क्लियर है सबका कि मैंने लाइफ इंश्योरेंस पे किया तो आई हैव टू रिकॉर्ड इट ऑन द पेमेंट साइड, पैसा देने की एंट्री पेमेंट में मुझे देनी पड़ेगी, राइट। किसके नाम पर लिखूंगा, तो वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ट्रांजैक्शन में, पेड लाइफ इंश्योरेंस, तो मैंने लाइफ इंश्योरेंस के लिए पे किया। अब लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का खर्चा है क्या, आंसर इज नो। बिजनेस की कोई लाइफ नहीं होती है, लाइफ बिजनेस मन की होती है। तो लाइफ इंश्योरेंस अगर मैं पे कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं बिजनेस मन के लिए लाइफ इंश्योरेंस पे कर रहा हूं, मतलब बिजनेस मन का ये पर्सनल खर्चा है, इट इज नॉट बिजनेस का खर्चा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया मतलब यू आर पेइंग लाइफ इंश्योरेंस ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस, प्रोप्राइटर, बिजनेस मन का लाइफ इंश्योरेंस पे कर रहे हो, तो लाइफ इंश्योरेंस विल बी ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स। आपने बिजनेस से 4,000 रुपए निकाले, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, बट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का खर्चा नहीं है। इफ इट अगर उन्होंने बोला था इंश्योरेंस प्रीमियम तो इंश्योरेंस बिजनेस का हो सकता है, गुड्स का इंश्योरेंस, एसेट्स का, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस, बट यहां पर क्लियरली कहा है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो वर्ड लाइफ यूज किया उन्होंने, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ का इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस इज पर्सनल खर्चा जो आप बिजनेस से पे कर रहे हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे हम ड्रॉइंग्स कहेंगे, यस और नो। ये हमने ऑलरेडी पहले किया हुआ कंसेप्ट है कि लाइफ इंश्योरेंस इज ड्रॉइंग्स, राइट। तो मैंने लाइफ इंश्योरेंस पे किया तो आई रिकॉर्ड इट ऑन द पेमेंट साइड क्योंकि पैसा पे कर रहा हूं। दूसरा, मैं किसके नाम पर लिखूंगा, ड्रॉइंग्स के नाम पर लिखूंगा, ऑपोजिट अकाउंट का नाम ड्रॉइंग्स। एंड कहां से पे किया, तो उन्होंने बस बोला है पेड लाइफ इंश्योरेंस, बैंक से दिया या कैश से नहीं दिया है, तो वी हैव टू अज्यूम कैश। आप बैंक तब तक अज्यूम नहीं कर सकते जब तक वो नहीं कहते पेड फ्रॉम बैंक या पेड बाय चेक। इज इट क्लियर? तो वो बोल रहे पेड, तो क्या पे किया, जेब से 4,000 निकाले, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। इज इट क्लियर? तो मतलब मेरी साइड क्लियर है, अकाउंट क्लियर है,
एंड कॉलम क्लियर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ 15 तारीख की ट्रांजैक्शन उठा रहा हूँ एंड मैं आ रहा हूँ पेमेंट में, लिख रहा हूँ 15 तारीख, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, कैश कॉलम में 4000 एंड नरेशन में लिखो बिंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, बिंग LIP पेड या बिंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, दिस हैज टू बी योर नरेशन। नरेशन में लिखो कि किस लिए पे किया, लाइफ इंश्योरेंस के लिए, बट अकाउंट में वी कैन नॉट राइट बाय लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, हमें वहां पर ड्रॉइंग्स लिखना पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस इज ड्रॉइंग्स ऑफ द प्रोप्राइटर और ऑफ द ओनर और ऑफ द बिजनेसमैन, यस और नो। आप बिजनेस से पर्सनल खर्चा करोगे तो उसे ड्रॉइंग्स कहेंगे। लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल खर्चा है तो ये हमारे लिए बन गया ड्रॉइंग्स, तो मैंने ड्रॉइंग्स के नाम पर 15 तारीख की एंट्री कर दी। यहां तक क्लियर है। अब 15 तारीख के बाद चलते हैं 18 तारीख की ट्रांजैक्शन, ध्यान से सुनो। चेक रिसीव्ड ऑन 9 अक्टूबर 2019 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्या कह रहे हैं, चेक रिसीव्ड ऑन 9 अक्टूबर डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो 9 अक्टूबर को देखो कितने का चेक मिला था, 9500, बट कौन सा चेक मिला था, बेरर चेक मिला था। मतलब मुझे 9 तारीख को 9500 का बेरर चेक मिला था, मतलब 9 तारीख को मुझे 9500 कैश मिली थी। अगेन बेरर चेक को मैं हमेशा कैश ही कहूंगा, तो ही आपको आसानी होगी समझने में या ट्रांजैक्शन की एंट्री करने में। तो मुझे 9 तारीख को बेरर चेक मिला था, वो बेरर चेक मैं आज 18 तारीख को बैंक में जमा कर रहा हूं। तो 9 तारीख को बेरर चेक मिला था मतलब कैश मिली थी, तो मैं इस ट्रांजैक्शन को इस प्रकार समझ रहा हूं कि 9 तारीख को मिली हुई कैश, 9 तारीख को मिली हुई कैश मैं 18 तारीख को बैंक में जमा कर रहा हूं। 9 तारीख को मुझे बेरर चेक मिला था, बेरर चेक इज इक्वल टू कैश। बेरर चेक आने की एंट्री हमने कहां की है, कैश में की है। सुमित से 9500 का बेरर चेक आया था, ये और नो, तो बेरर चेक मैंने कैश में लिखा है। तो अब यही कैश 9500 में उठा रहा हूं एंड बैंक में जमा कर रहा हूं। तो 18 तारीख को व्हेन दे आर सेइंग चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, व्हिच चेक, 9 तारीख का चेक कौन सा था, बेरर चेक था, ये और नो, कितने का था, 9500। सो आई एम सेइंग बेरर चेक यानी कि कैश, तो 9500 कैश मैंने उठाई एंड बैंक में जमा की। तो 18 तारीख की ट्रांजैक्शन को मैं रीरीड कर रहा हूं एज कैश रिसीव्ड ऑन 9 अक्टूबर डिपॉजिटेड इन बैंक। कैसे पढ़ा देखो मैंने, जो 9 अक्टूबर को कैश मिली थी सुमित से 9500, वो मैं आज 18 तारीख को बैंक में जमा कर रहा हूं। इज इट क्लियर, गेटिंग द पॉइंट ऑफ व्यू आई एम सेइंग बेरर चेक इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज कैश, बेरर चेक इज इक्वल टू कैश, ये दिमाग में डाल दो, राइट। जब भी बेरर चेक आएगा दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, अरे ये तो कैश है, बेरर चेक मतलब कैश है। तो वही 9 तारीख को मुझे बेरर चेक मिला था यानी कि कैश मिली थी, वही कैश मैं आज 18 तारीख को बैंक में जमा कर रहा हूं। सो मैं 18 तारीख की ट्रांजैक्शन को पढ़ते वक्त वैसे पढ़ रहा हूं, कैश रिसीव्ड ऑन 9 अक्टूबर डिपॉजिटेड टू बैंक। तो 9 अक्टूबर को हमें कितनी कैश मिली थी, 9500 में वो उठा रहा हूं एंड बैंक में जमा कर रहा हूं। नथिंग बट कैश बैंक में जमा करने की हमें ट्रांजैक्शन देनी है, तो यहां पर कैश एंड बैंक इज इन्वॉल्व, सो इट बिकेम अ कॉन्ट्रा एंट्री फॉर अस, या ये हमारे लिए जब हम एंट्री करेंगे तो कॉन्ट्रा एंट्री देनी पड़ेगी। क्या कर रहे हैं, फिर से मैं बता रहा हूं, कैश 9500 जेब से निकाल रहा हूं, बैंक में जमा कर रहा हूं, तो कैश बैंक में जाने की एंट्री करनी है। तो कैश एंड बैंक बोथ आर इन्वॉल्व इन द सेम ट्रांजैक्शन, सो वी हैव टू पास अ कॉन्ट्रा एंट्री। कैसे, तो फिर से कैश का पॉइंट ऑफ व्यू रखो, पहला इफेक्ट दो, तो कैश आ रही है जा रही है, तो कैश बैंक में जा रही है, वी आर डिपॉजिटिंग कैश इनटू बैंक, तो हमारे जेब से 9500 कैश बैंक में जा रही है, तो कैश जाने की एंट्री हमें करनी पड़ेगी। तो कैश जाएगी तो रिकॉर्ड कहाँ होगा, पेमेंट में, कैश इज गोइंग आउट, कैश जा रही है पेमेंट में, कहाँ जा रही है, बैंक में, तो मैं बैंक के नाम पर एंट्री करूंगा, यस और नो। तो मेरी साइड क्लियर है, अकाउंट क्लियर है, एंड पैसे कहाँ से कम होंगे, बैंक से या कैश से, कैश से, क्योंकि हम कैश जमा कर रहे हैं। तो कॉलम कौन सा होगा पेमेंट साइड में, कैश कॉलम। तो मैं पहला इफेक्ट दे रहा हूं, मैं आ रहा हूं पेमेंट में, लिख रहा हूं 18 तारीख, उसके आगे लिख रहा हूं मैं बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि मैं बैंक में पैसे जमा कर रहा हूं, एंड पैसे कहां से कम होंगे, कैश से, तो कैश कॉलम में लिख रहा हूं 9500, क्योंकि जो बेरर चेक था कैश 9500 की थी। इज इट क्लियर। नीचे नरेशन, बीइंग बेरर चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। अब यहां पर नरेशन में यू हैव टू मेंशन कि बेरर चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, राइट। अब इसी का उल्टा इफेक्ट मुझे रिसिप्ट्स में देना पड़ेगा, तो फिर से मैं रिसिप्ट्स में आ रहा हूं, लिख रहा हूं 18 तारीख, मैंने ऑपोजिट लिखा था बाय बैंक, तो मैं इस तरफ लिखूंगा टू कैश अकाउंट, बाय बैंक उसका उल्टा टू कैश अकाउंट। मैंने पेमेंट में अमाउंट लिखी थी इन कैश कॉलम, तो मैं ऑपोजिट लिखूंगा बैंक कॉलम में 9500 एंड नरेशन सेम, बीइंग बेरर चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट LF में दोनों तरफ C लिख लो, इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री।
इज इट क्लियर? तो बेरर चेक मैंने बैंक में जमा किया, बेरर चेक मतलब ही कैश मैंने बैंक में जमा की। इज इट क्लियर? सो दिस हैज टू बी द पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको परफेक्ट एंट्री करनी है तो। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमारी 18 तारीख की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई। 18 तारीख के बाद चलते हैं 22 तारीख की ट्रांजैक्शन। रिसीव्ड क्रॉस चेक फ्रॉम प्रभाकर ₹6000। मुझे प्रभाकर से 6000 रुपए का क्रॉस चेक मिला। अब फिर से दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। बेरर चेक इज इक्वल टू कैश, क्रॉस चेक इज इक्वल टू बैंक। क्रॉस चेक इज इक्वल टू बैंक। क्रॉस चेक अगर मुझे मिल रहा है तो कंपल्सरीली मुझे उसे बैंक में ही जमा करना है, वो कैश में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता है, राइट? सो बेरर चेक हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए मैं बेरर चेक को कैश कह रहा हूं, बट क्रॉस चेक इज कंपल्सरीली डिपॉजिट इनटू बैंक, मतलब क्रॉस चेक का पैसा कंपल्सरी बैंक में ही जमा होगा, राइट? तो मुझे क्रॉस चेक मिला तो इसके पैसे बैंक में जमा होंगे, राइट? अब एंट्री कहां होगी? तो उसके लिए सिंपल लॉजिक, रिसीव्ड क्रॉस चेक मतलब मुझे क्रॉस चेक मिल रहा है तो एंट्री रिसिप्ट साइड में होगी। यस और नो? कौन दे रहा है? प्रभाकर। तो मैं प्रभाकर के नाम पे लिखूंगा, मतलब साइड क्लियर है, नाम क्लियर है। एंड कौन से कॉलम में मैं रिकॉर्ड करूंगा? बैंक कॉलम में, क्योंकि क्रॉस चेक है तो पैसा डायरेक्टली बैंक में जमा होगा। तो साइड क्लियर है, अकाउंट क्लियर है, कॉलम क्लियर है। तो मैं क्या कर रहा हूं? 22 तारीख की ट्रांजैक्शन को उठा रहा हूं, मैं आ रहा हूं रिसिप्ट साइड में, लिख रहा हूं 22 तारीख टू प्रभाकर अकाउंट, बैंक कॉलम में 6000, नरेशन में लिखो बीइंग क्रॉस चेक रिसीप्ट। नरेशन में लिखो कि मैंने बैंक में 6000 क्यों लिखे? क्योंकि क्रॉस चेक है, बीइंग क्रॉस चेक रिसीप्ट। तो 22 तारीख को वो कह रहे थे क्रॉस चेक मिला, तो मैंने रिसिप्ट में एंट्री की। किसने दिया? प्रभाकर ने दिया, तो मैंने प्रभाकर के नाम पे लिखा। क्रॉस चेक है तो उसकी अमाउंट डायरेक्टली बैंक में 6000 मैंने लिख ली। क्रॉस चेक का पैसा कंपल्सरीली बैंक में जाके ही जमा होगा। क्रॉस चेक अगर आपको कोई दे रहा है तो वो कंपल्सरी आप आपके बैंक में जाके आपके अकाउंट में डिपॉजिट करोगे, मतलब क्रॉस चेक का पैसा कंपल्सरी बैंक में ही आएगा, वो और कहीं नहीं जाएगा। इज इट क्लियर? तो क्रॉस चेक इज इक्वल टू बैंक, तो क्रॉस चेक मिलने की अमाउंट मैंने बैंक कॉलम में लिख ली। ये क्लियर है? तो यहां पर मेरा 22 तारीख की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई। चलते हैं ऑन 27 तारीख की ट्रांजैक्शन। क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनो। चलो, तो वो क्या कह रहे हैं 27 तारीख को? ध्यान से सुनो। एज आई सेड, इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल 25,000 एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक अकाउंट। जो बिजनेस का ओनर था उसने घर से 25,000 रुपए लाए एंड आपके बिजनेस बैंक अकाउंट में उसे जमा किया एज एडिशनल कैपिटल। तो वो क्या कर रहा है कि बिजनेस में पैसे कम पड़ रहे हैं तो उसने अपने पर्सनल सेविंग से पर्सनल पैसे ला के बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा किया और वो कह रहा है कि दिस इज माय एडिशनल कैपिटल। सो माय क्वेश्चन इज कि पैसा आ रहा है या जा रहा है? अगेन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए? बैंक। तो वो कह रहे हैं कि मैंने इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल एंड डिपॉजिटेड सेम इनटू बैंक। बैंक में मैं जमा कर रहा हूं, मतलब बैंक में पैसा आ रहा है, तो आई हैव टू रिकॉर्ड इट ऑन द रिसिप्ट साइड, राइट? बट ये पैसा कहां से आ रहा है? मैं अपना पर्सनल पैसा लेके आ रहा हूं, तो मैं किसके नाम पर लिखूंगा? मैं लिखूंगा ऑन द कैपिटल नेम। यस और नो? मुझे कैपिटल अकाउंट के अंदर ये पैसे दिखाने पड़ेंगे क्योंकि वो कह रहे हैं इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल। बिजनेस में पैसा आया, क्यों आया? एज एडिशनल कैपिटल। तो मेरा रिसिप्ट में एंट्री होगा, साइड क्लियर है, राइट? कौन से नाम पर होगा? कैपिटल के नाम पर, वो उन्होंने खुद बताया है। एंड कौन से कॉलम में होगा? तो वो भी उन्होंने कहा है कि डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक, मतलब जो एडिशनल कैपिटल में बिजनेस में लेके आया रिसिप्ट में आएगा, कैपिटल के नाम पर एंट्री दिखेगी एंड बैंक कॉलम में मैं अमाउंट लिखूंगा। तो तीनों एलिमेंट क्लियर है, साइड क्लियर है, अकाउंट क्लियर है, कॉलम क्लियर है। तो मैं 27 तारीख की ट्रांजैक्शन को उठा रहा हूं, रिसिप्ट साइड में लिख रहा हूं टू कैपिटल अकाउंट, बैंक कॉलम में 25,000, टू कैपिटल अकाउंट, बैंक कॉलम में 25,000 एंड नीचे में नरेशन लिख रहा हूं बीइंग इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस। डिपेंड किया अपने पास कितनी जगह है उस तरह से नरेशन दे दो। बीइंग इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल इतना भी चलेगा। इज इट क्लियर? तो वो कह रहे थे 27 तारीख को हमने बिजनेस में एडिशनल 25,000 रुपए इंट्रोड्यूस किए, तो वो आने की एंट्री मैंने रिसिप्ट में कर दी कि टू कैपिटल, डोंट राइट टू एडिशनल कैपिटल, जस्ट राइट टू कैपिटल अकाउंट एंड अमाउंट मैंने बैंक में जमा की, इसलिए बैंक कॉलम में 25,000 रुपीज लिख रहा हूं। तो ये भी सिंपल था 27 तारीख का ट्रांजैक्शन। यस और नो? इस ट्रांजैक्शन के लिए कोई कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी क्योंकि यहां पर कैश बैंक इन्वॉल्व नहीं है, यहां पर मैं अपने पर्सनल पैसे बैंक में जमा कर रहा हूं, सो इसलिए मैंने कैपिटल कहा। इज इट क्लियर? तो 27 तारीख के बाद चलते हैं 28 तारीख। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 3,000 एंड टेलीफोन बिल 4,000। मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल की ली 3,000
एंड टेलीफोन बिल के लिए 4100 पे किए, तो एक ही डेट पे दो अलग अलग ट्रांजैक्शन हो रही है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? एक ही डेट पर देयर आर टू डिफरेंट ट्रांजैक्शन। एक मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया एंड दूसरा मैंने टेलीफोन बिल पे किया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इन दोनों की दो अलग अलग एंट्री करनी पड़ेगी। डेट एक ही है बट दो अलग अलग एंट्री करनी पड़ेगी। तो पहला हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया? 3000। तो मुझे बताओ कौन से साइड पर इसे एंट्री करना चाहिए? तो इसकी एंट्री मुझे पेमेंट साइड में करना चाहिए, क्योंकि मैं पे कर रहा हूं। क्या पे कर रहा हूं? इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो माय अकाउंट इज क्लियर, इलेक्ट्रिसिटी बिल। कहां से पे कर रहा हूं? तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, इसका मतलब मैं कैश पे कर रहा हूं, तो अमाउंट हैज टू बी रिटन इन द कैश कॉलम। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा हूं, इसलिए पेमेंट साइड। क्या पे कर रहा हूं? इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो अकाउंट इज इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट। एंड कैसे पे कर रहा हूं नहीं बताया, इसलिए मैं कैश में लिखूंगा। बैंक में लिखने के लिए हमारे पास सॉलिड प्रूफ होना चाहिए कि बैंक से पे किया। वो कुछ आगे नहीं बोल रहे कि कैसे पे किया, मतलब जेब से कैश निकाली एंड पे किया। इज इट क्लियर? तो मैं क्या कर रहा हूं? 28 तारीख का पहला हिस्सा इलेक्ट्रिसिटी बिल उठा रहा हूं, पेमेंट में आ रहा हूं, लिख रहा हूं 28 तारीख, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, कैश कॉलम में 3000 एंड नरेशन में मैं लिख रहा हूं बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। नरेशन में मैंने क्या लिखा? इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। सेम वे 28 तारीख को मैं क्या पे कर रहा हूं? टेलीफोन बिल भी पे कर रहा हूं। तो सेम जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल की एंट्री हुई, उसी के नीचे मुझे टेलीफोन बिल की भी एंट्री करनी पड़ेगी। तो पेमेंट है इसलिए पेमेंट में लिख रहा हूं। क्या नाम पे लिखूंगा? टेलीफोन बिल के नाम पे लिखूंगा। एंड अमाउंट कौन से कॉलम में लिखूंगा? कैश कॉलम में लिखूंगा, बिकॉज आई एम पेइंग टेलीफोन बिल। टेलीफोन बिल पे कर रहा हूं। कैसे नहीं बताया, मतलब कैश। तो फिर से मैं 28 तारीख के टेलीफोन बिल पे करने की एंट्री उठा रहा हूं, पेमेंट में लिख रहा हूं 28 तारीख, बाय टेलीफोन बिल अकाउंट, कैश कॉलम में 4100 एंड नरेशन में बीइंग टेलीफोन बिल पेड। इज इट क्लियर? तो उन्होंने 28 तारीख को दोनों पेमेंट एक ही साथ बोले हैं कि पेड टेलीफोन बिल एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, बट मैंने एंट्री करते वक्त इलेक्ट्रिसिटी बिल की अलग की, टेलीफोन बिल की अलग की, क्योंकि ये दो अलग अलग खर्चे। भले ही आप एक ही डेट पे कर रहे हो, आप टेलीफोन ऑफिस में गए टेलीफोन बिल पे किया, इलेक्ट्रिक ऑफिस में गए इलेक्ट्रिक बिल पे किया, तो एक ही दिन पर आप दोनों पेमेंट कर रहे हो, बट दो अलग अलग ट्रांजैक्शन, इसलिए मुझे दो अलग अलग एंट्रीज करनी पड़ी। एक इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया उसकी एंट्री की, एक टेलीफोन बिल पे किया उसकी एंट्री की। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमारी 28 तारीख की एंट्री कंप्लीट हुई, जिसमें मैंने दो एंट्रीज की 28 तारीख को। अगर आप पेमेंट साइड में देख सकते हो तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, टेलीफोन बिल पे किया। अब 28 तारीख के बाद चलते हैं 30 तारीख और आखिरी ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड क्रॉस चेक फॉर डिविडेंड। मुझे डिविडेंड के लिए क्रॉस्ड चेक मिला। क्या मिला? क्रॉस चेक। फिर से क्रॉस चेक इज इक्वल टू बैंक, मतलब डिविडेंड के लिए पैसे आए। कैसे आए? क्रॉस चेक क्या है? तो क्रॉस चेक का पैसा कहां जमा होगा? बैंक में जमा होगा। यस और नो? तो एक एक करके फिर से सेग्रीगेट करते हैं। मुझे डिविडेंड का पैसा मिल रहा है, तो एंट्री कौन सी साइड होगी? रिसिप्ट साइड में होगी। किस चीज का पैसा मिल रहा है? डिविडेंड का, तो अकाउंट का नाम होगा डिविडेंड। यस और नो? एंड पैसे कहां जमा होंगे? बैंक में, क्योंकि क्रॉस चेक है। तो मेरे तीनों एलिमेंट क्लियर है कि मुझे पैसे मिले। यस और नो? बट कैसे मिले? क्रॉस चेक से मिले, इसलिए मैं पैसा बैंक कॉलम में लिखूंगा। राइट? साइड क्लियर है, रिसिप्ट। अकाउंट क्लियर है, डिविडेंड अकाउंट, एंड मेरा कॉलम क्लियर है, बैंक। तो मैं 30 तारीख की एंट्री यहां से उठा रहा हूं, रिसिप्ट में लिख रहा हूं 30 तारीख, टू डिविडेंड अकाउंट, बैंक कॉलम में 6250 एंड नीचे नरेशन बीइंग डिविडेंड रिसिप्ट या बीइंग डिविडेंड रिसिप्ट थ्रू क्रॉस चेक या क्रॉस चेक रिसिप्ट फॉर डिविडेंड। चॉइस इज योर्स। इज इट क्लियर? तो ये 30 तारीख का भी मेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ। 30 तारीख को कह रहे थे कि डिविडेंड के लिए चेक मिला, क्रॉस चेक मिला, तो मैंने लिख लिया ऑन द रिसिप्ट साइड, अमाउंट क्रॉस चेक है इसलिए मैंने बैंक कॉलम में लिख ली। ये भी क्लियर है? तो 30 तारीख का ट्रांजैक्शन हमारा हो गया। इसका मतलब हमने सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए। अब हमें कैश बुक को फटाफट क्या करना है? बैलेंस करना है। कैश का क्लोजिंग बैलेंस एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है। तो शुरुआत में कहां से करूंगा? रफ टोटलिंग से। कौन से कॉलम की रफ टोटल लूंगा? तो मैं सबसे पहले ले रहा हूं बैंक के पेमेंट साइड की टोटल। तो बैंक का पेमेंट का टोटल एक ही आइटम है, दैट इज 25,650। एक ही आइटम ना बैंक के पेमेंट में, तो मैंने उसका टोटल लिया 25,650। सेम वे में बैंक के रिसिप्ट साइड में आ रहा हूं, तो रिसिप्ट साइड में बहुत सारे आइटम है बैंक के, एड देम अप, उनकी टोटल आ रही है 1,10,750। पेमेंट की टोटल आ रही है 25,650, रिसिप्ट्स की टोटल आ रही है 1,10,750। यस और नो? तो बड़ी वैल्यू मैं क्या करूंगा? दोनों तरफ टोटल कॉलम में लिखूंगा एज 1,10,750 ऑन दी
पेमेंट साइड, 1,10,750 ऑन द रिसिप्ट साइड। क्या किया मैंने, पहले रफली टोटल ली पेमेंट की, रिसिप्ट्स की, बड़ी टोटल मैंने एज अ टोटल दोनों तरफ सिर्फ बैंक कॉलम में लिखी। कैश कॉलम में अभी तक मैंने कुछ नहीं लिखा क्योंकि कैश को अभी हम बैलेंस नहीं कर रहे। पहले बैंक को बैलेंस करो, बैंक का पेमेंट साइड का टोटल बैंक का रिसिप्ट साइड के टोटल के साथ आपको कंपेयर करना है। आई एम जस्ट टेकिंग टोटल ऑफ बैंक का पेमेंट एंड बैंक का रिसिप्ट, कैश को अभी मैंने हाथ नहीं लगाया। इज इट क्लियर? तो मैंने दोनों साइड की टोटल ली, बड़ी अमाउंट थी रिसिप्ट साइड की, वो मैंने दोनों तरफ टोटल कॉलम में लिख ली। अब मैं क्या करूंगा, रफली इनका डिफरेंस लूंगा। बड़ी अमाउंट 1,10,750 माइनस छोटी अमाउंट 25,650, बड़ी अमाउंट रिसिप्ट्स की, छोटी अमाउंट पेमेंट की। मैंने रफ कैलकुलेशन किया तो मुझे दोनों का डिफरेंस मिल रहा है 85,100। दिस डिफरेंस इज नथिंग बट द बैलेंस जो इस महीने के एंड में बैंक में बचा होगा, राइट? कि मेरे पास 1,10,750 आए बैंक में, उसमें से मैंने 25,650 बैंक से पे किए, तो मेरे बैंक में 85,100 रुपीज बैलेंस है, बचे हुए हैं। इसे मैं क्लोजिंग बैलेंस कहूंगा। एंड इस क्लोजिंग बैलेंस को मुझे अपने अकाउंट्स में लिखना है, बट कौन सी तरफ लिखना है? जो साइड छोटी है, तो पेमेंट साइड छोटी है, इस साइड की टोटल ऑलरेडी बड़ी है, राइट? तो छोटी साइड कौन सी है? पेमेंट वाली साइड छोटी है, तो मैं डिफरेंस 85,100 उठा रहा हूं, पेमेंट की तरफ लिख रहा हूं 85,100 एज माय बैलेंसिंग फिगर। इसे हम बैलेंसिंग फिगर कह रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट साइड इज माय बैलेंसिंग फिगर, यस और नो? तो बैंक बैलेंस या बैंक का क्लोजिंग बैलेंस इज 85,100। ये क्लियर है? अब उसी प्रकार से मैं क्या करूंगा, अब बैलेंस करूंगा कौन सा कॉलम? कैश का कॉलम। तो स्टार्टिंग विथ मैं क्या कर रहा हूं, कैश के पेमेंट में जितने आइटम्स है उनकी टोटल ले रहा हूं, तो उनकी टोटल है 86,250। कैश के पेमेंट साइड की टोटल इज 86,250। उसी प्रकार कैश के रिसिप्ट्स में मुझे 4 एंट्रीज दिख रही है, उनकी टोटल है 1,06,020। 106020, 1,06,020 is the receipts का टोटल, 86,250 is the पेमेंट का टोटल। तो मेरा पहला काम क्या है, इन दोनों में से बड़ी अमाउंट मैं नीचे टोटल कॉलम में लिखूंगा। तो 86,250 बड़ा है या 1,06,020 रुपया बड़ा है, तो 1,06,020 इज द बिगर अमाउंट में वो उठाऊंगा एंड दोनों तरफ एज अ टोटल कॉलम में लिख लूंगा। ये क्लियर है? तो मैंने क्या किया, रफ टोटल की दोनों साइड की, पेमेंट की एंड रिसिप्ट्स की, किसकी? कैश कॉलम की, एंड जो बड़ी वैल्यू थी मैंने दोनों तरफ लिख ली। अब मुझे डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो मैं बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर रहा हूं। 1,06,020 माइनस 86,250, डिफरेंस आ रहा है 19,770। 19,770 कैश का डिफरेंस मिल रहा है, तो इस डिफरेंस को उठाऊंगा एंड फिर से जो साइड छोटी है यानी कि पेमेंट साइड में कैश कॉलम में लिखूंगा 19,770। सो नथिंग बट कैश का क्लोजिंग बैलेंस या कैश का बैलेंसिंग फिगर इज 19,770। नथिंग बट अक्टूबर महीने के एंड में अगर आप ड्रॉवर ओपन करोगे तो ड्रॉवर में 19,770 रुपीज होने चाहिए। इज इट क्लियर? सो माई कैश एट द एंड ऑफ अक्टूबर इज 19,770 एंड मैं अगर बैंक में जाके पूछूंगा कि कितना बैंक बैलेंस बचा है, तो वो बोलेंगे 85,100 रुपीज आपके बैंक में बचे। इज इट क्लियर? अब इन दोनों बैलेंसेस को मैं पर्टिकुलर कॉलम में लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कि अक्टूबर महीने के एंड में बचा है वो अक्टूबर महीने से मैं कैरी कर रहा हूं नेक्स्ट महीने में, इसलिए बाय बैलेंस कैरिड डाउन। एंड उसे डेट, अक्टूबर महीने का लास्ट डेट, तो अक्टूबर महीने का लास्ट डेट होता है 31, तो मैंने लिख लिया 31, तो 31 को दिख रहा है बाय बैलेंस कैरिड डाउन 19,770, 85,100 एंड इमीडिएटली इस बैलेंस कैरिड डाउन को मैं उठाऊंगा एंड रिसिप्ट साइड में आऊंगा। पेमेंट साइड से उठा रहा हूं, रिसिप्ट साइड में आ रहा हूं एज अ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट? कैश कॉलम में 19,770, बैंक कॉलम में 85,100, जो वहां की अमाउंट्स है वही मैंने उठा के यहां पर लिखी, बट इसकी डेट में नए महीने की, दैट इज अक्टूबर के बाद जो अगला महीना आएगा दैट इज नवंबर की 1 तारीख, सो आई एम राइटिंग November 1। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमने कैश बुक को बैलेंस किया, कैश का एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट किया, उस क्लोजिंग बैलेंस को उठाया एंड नवंबर में मैंने एज अ ओपनिंग बैलेंस लिख लिया। तो यहां पर हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, राइट? तो आज का लेक्चर भी हम यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता रहा हूं कल हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस
प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 3, प्रैक्टिकल यानी कि अनसॉल्व एग्जाम्पल 3, राइट, तो उसके लिए आपको फॉर्मेट रेडी करके रखना है। क्या करना है आपको? फॉर्मेट रेडी करके रखना है। एंड जितनी ट्रांजैक्शन आप खुद से कर सकते हो उतनी ट्रांजैक्शन लिख के रखो। डाउट है तो पेंसिल से लिखो, कल हम डिस्कस करने के बाद उसे फेयर करो। इज इट क्लियर? चलो तो फिर आज यही रुकते हैं, मिलते हैं कल हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 3, तो वो जितना बन सके उतना रेडी करके रखो। चलो बाय, हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो।